Good morning students, this is Monica and you are attending the online class of economics। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फुल एम्प्लॉयमेंट और नेचुरल एम्प्लॉयमेंट। थर्ड पॉइंट है जो हमारे एसेंशियल कंसेप्ट्स का। हमने कल फर्स्ट 2 पॉइंट्स डिस्कस कर लिए थे, वॉलंटरी और अनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट का, और जो फर्स्ट वन था फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम और अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। अब आप देखिए कि फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन कौन सी सिचुएशन होती है और नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट कौन सी होती है। जो फुल एम्प्लॉयमेंट होती है वो ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे लोग जो हैं वो एबल भी हैं वर्क करने के लिए और विलिंग भी हैं वर्क करने के लिए एग्जिस्टिंग वेज रेट पे। और यहाँ पे क्या होगा, डिमांड फॉर लेबर जो है वो इक्वल हो जाएगी सप्लाई ऑफ लेबर के। मतलब कि जितनी प्रोड्यूसर्स को लेबर की डिमांड है, मतलब कि जितनी लेबर उनको अपनी फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रीज़ में काम करने के लिए चाहिए, उतनी इक्वल क्वांटिटी में क्या हो रही है, सप्लाई भी हो रही है लेबर की। अब वो कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन का मतलब है कि ज़ीरो अनएम्प्लॉयमेंट है। फुल एम्प्लॉयमेंट में भी कुछ ना कुछ लेवल की इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट होती है। इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, वो कहते हैं कि जो एक स्टूडेंट है इकोनॉमिक्स का, उसको ये नोट करना इकोनॉमी में बहुत इंपॉर्टेंट है कि फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन का मीनिंग ये बिल्कुल नहीं है कि ज़ीरो अनएम्प्लॉयमेंट होगी। कुछ ना कुछ लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है हमारी इकोनॉमी में हमेशा एग्जिस्ट करती है, और इसी चीज़ को बोलते हैं नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट। अभी नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट किस किस रीजंस की वजह से होती है, ये अक्कर हो सकती है कांस्टेंट चेंजेस जो हमारे सप्लाई डिमांड में हो रहे हैं इकोनॉमी में, और ये किस वजह से हो सकती है, फ्रिक्शनल और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट जो हमारी इकोनॉमी में एग्जिस्ट करती है उस वजह से। अब ये जो फ्रिक्शनल वर्ड है और स्ट्रक्चरल वर्ड है, ये अनएम्प्लॉयमेंट से कैसे रिलेटेड और इसका क्या मीनिंग है वो आगे आपको दिया हुआ है। देखो, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट वो अनएम्प्लॉयमेंट होती है जहाँ पे हम अपनी जब जॉब एक जगह से छोड़ के थोड़े टाइम के लिए जब दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाते हैं, जैसे हमारा ट्रांसफ़र हो गया है, हम कोई पर्सन है वो जो किसी और शहर में पहले जॉब करता था, अब वो किसी और शहर में शिफ्ट हो रहा है, तो कुछ टाइम के लिए जो उसे जॉब के बिना रहना पड़ेगा, वो टाइम पीरियड जब तक वो नए शहर में जाके अपनी जॉब नहीं ढूंढ नहीं लेता, तो वो जो टाइम पीरियड कंसीडर किया जाएगा, उस टाइम पीरियड में जो वो अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन फेस कर रहा है, ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट को बोलेंगे फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ये अराइज होती है ड्यू टू इनमोबिलिटी ऑफ लेबर, शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल की शॉर्टेज है, रॉ मटेरियल की शॉर्टेज होएगी तो कुछ टाइम के लिए काम तो बंद होएगा ना, तो वो वाली जो अनएम्प्लॉयमेंट होगी वो भी फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कंसीडर की जाएगी। लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट, हमें पता ही नहीं है कि हमारे लिए कौन कौन सी बेटर अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमारी इकोनॉमी में रोजगार की, इस वजह से भी हो सकता है। शॉर्टेज ऑफ पावर की शॉर्टेज की वजह से वियर एंड टीयर ऑफ मशीन्स मतलब होती है जो मशीन्स में ब्रेक डाउन होता है, थोड़ी बहुत जो तकनीकी खराबी आ जाती है उसको बोलते हैं वियर एंड टीयर। और जो वर्कर्स हैं वो मूव कर रहे हैं जॉब के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर, ये सबसे इम्पोर्टेंट और मेन पॉइंट है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट का। आगे देखो, दूसरा जो रीज़न है नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट को अराइज होने का वो है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। अब स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट वो अनएम्प्लॉयमेंट होती है जो लॉन्ग टर्म डिक्लाइन की वजह से होती है कुछ इंडस्ट्रीज़ में। जैसे कि हमारी नई टेक्निक आ गई प्रोडक्शन करने की, नई मशीन्स आ गई, तो पुरानी वाली मशीन्स जो है, जो हमारी एग्जिस्टिंग लेबर है, अब वो तो पुरानी टेक्निक से प्रोडक्शन करने की जानकारी है, उनको नॉलेज है, पर जो नई टेक्निक आई है मार्केट में उससे उनको नॉलेज नहीं है कि उससे प्रोडक्शन या फिर आउटपुट कैसे प्रोड्यूस करना है। तो वो जो कंपनी जो है वो उनको कुछ निकाल देगी पुराने वर्कर्स को और नए वर्कर्स को जिनको उस टेक्निक की पर्टिकुलर टेक्निक की नॉलेज है, तो वो जो अनएम्प्लॉयमेंट होगी स्ट्रक्चरल चेंजेस की वजह से, जो हमारे इंडस्ट्रीज़ के स्ट्रक्चर में चेंज आ रहा है, तो ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट को बोलेंगे स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। इसकी क्या क्या सिचुएशन हो सकती है। फर्स्ट, जब अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होंगे, शॉर्ट सप्लाई में होंगे, मतलब कि लेबर को छोड़ के जो अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जैसे लैंड हो गया, कैपिटल हो गया एंड एंटरप्रेन्योरशिप हो गया, वो हमारे पास शॉर्ट सप्लाई में है, उनकी प्रॉपर सप्लाई नहीं है इस वजह से। या फिर जो लेबरर्स हैं वो उनको न्यू एमर्जिंग इंडस्ट्रीज़ मतलब नई इंडस्ट्रीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है। जैसे आजकल सर्विस इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा डेवलप हो रही है, टर्शरी सेक्टर जो है वो हमारा ज़्यादा डेवलप कर रहा है, तो ऐसी इंडस्ट्रीज जहाँ पर जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ है पर लोगों को नॉलेज नहीं है इन चीज़ों के बारे में,
तो ये भी रीज़न हो सकता है कि स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्यों अराइज होती है। थर्ड पॉइंट कि हमारी प्रोडक्शन की टेक्निक चेंज हो रही है और लोगों को उस पर्टिकुलर टेक्निक की नॉलेज नहीं है, जिस वजह से स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट अराइज हो रही है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएट डिमांड। डेफिशिएट डिमांड मीन्स कम डिमांड, लेस डिमांड। अब डेफिशिएट डिमांड का कंसेप्ट क्या है? डेफिशिएट डिमांड वो डिमांड होती है जब हमारी एग्रीगेट डिमांड जो हो जाती है वो कम हो जाती है। डिमांड को डेफिशिएट तब कहा जाता है जब हमारी जो डिमांड है वो जितने हमारे रिक्वायर्ड रिसोर्सेज हैं जिन्हें हमने फुली यूटिलाइज़ करना है वो ऊपर वो क्या हो रहे हैं, फुली यूटिलाइज नहीं हो रहे हैं। ऐसे सिचुएशन में जो डिमांड होगी, डिमांड की वजह से जब यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं हो पा रहा है तो उसको बोलेंगे डेफिशिएट डिमांड। देखो, या फिर इसे बोल देंगे कि एडी जो है वो डेफिशिएंट है व्हेन इट डज नॉट परमिट फुल यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी। ऐसी एग्रीगेट डिमांड जो प्रॉपर तरीके से हमारे रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने में इनकैपेबल है, असमर्थ है, तो ऐसी कैपेसिटी को बोला जाएगा डेफिशिएट डिमांड की कैपेसिटी। और इसे एक तरीके से और डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि एडी इज़ डेफिशिएट। एडी तब डेफिशिएट होती है जब हमारी इकोनॉमी में एक्सेस कैपेसिटी है, मतलब कि कैपेसिटी तो है, लेबर फोर्स है जो हमें ज़्यादा प्रोडक्शन करके दे सकती है, पर हमारी इकोनॉमी में जो एग्रीगेट डिमांड है वही कम है। एग्रीगेट डिमांड कम होने की वजह से उसके इक्वल ही सप्लाई होगी ना, जैसे एडी इज़ इक्वल टू एएस ही होता है जब हमारी इक्विलिब्रियम की सिचुएशन होती है। अब हमारी एडी ही कम है, मतलब कि एग्रीगेट डिमांड जो डिमांड कर रहे हैं लोग, टोटल जो डिमांड कर रहे हैं हमारे कंज्यूमर्स या फिर हाउस होल्ड, वही हमारी इकोनॉमी में कम कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे रिसोर्सेज का फुली यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है। इसी सिचुएशन को बोलेंगे डेफिशिएट डिमांड की सिचुएशन। केन्स जो हैं वो फेमस इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने क्या डेफिनेशन दी है एडी के डेफिशिएट होने की? एडी इज़ डेफिशिएट व्हेन इट इज़ लेस देन एएस कोरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। एडी जब डेफिशिएट होती है एएस से, मतलब कम होती है, फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन में हमारी इकोनॉमी की, मतलब कि इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है, पर उस केस में भी क्या है, हमारी एडी जो है वो लेस है एएस से, तो ऐसी सिचुएशन को बोला जाएगा डेफिशिएट डिमांड की सिचुएशन। देखो, अकॉर्डिंग टू केन्स क्या है, डेफिशिएट डिमांड की सिचुएशन वो सिचुएशन है जहाँ पे क्या होता है, हमारी जो एडी है वो क्या होती है, डेफिशिएंट होती है, कम होती है या फिर लेस होती है, कोरस्पॉन्डिंग टू इसके मुकाबले में, एएस के मुकाबले में, जब हमारी इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन होती है। मतलब कि फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन भी है हमारी, और उस केस में जब हमारी एडी है वो लेस देन होती है किससे, एएस से, तो उस सिचुएशन को बोला जाता है डेफिशिएट डिमांड की सिचुएशन। अब इसे मेज़र कैसे किया जाता है? मेज़रमेंट करेंगे हम डेफिशिएट डिमांड का, मेज़रमेंट ऑफ डेफिशिएंट डिमांड। देखो, ये एक फिगर के थ्रू हम मेज़र कर पाते हैं कि कैसे हमारी डेफिशिएट डिमांड कितनी है एएस के मुकाबले में। यहाँ पे हमने ले लिया एग्रीगेट डिमांड और यहाँ पे हमने ले लिया इनकम, ठीक है। और अब क्या है, ये जो हमारी एडी है ये है उस सिचुएशन में जहाँ हमारी फुल एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। एडी एफ रिप्रेजेंट कर रहा है फुल एम्प्लॉयमेंट को। अब क्या है कि हमारी इकोनॉमी में डेफिशिएट डिमांड होने की वजह से क्या है, हमारा जो कर्व बन रहा है ये एग्जिस्टिंग कर्व है जो होना चाहिए, ठीक है, पर हमारा जो कर्व बन रहा है वो क्या बन रहा है, नीचे बन रहा है। इससे इसको नाम दे देते हैं हम एडीपी। पी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लान्ड एडी को, मतलब कि होना इतना एडी चाहिए पर प्लान कितना किया है कंज्यूमर्स ने, सिर्फ इतना। तो ये जो गैप दिखा रहे हैं ना, ये जो गैप है यही गैप को हम बोलेंगे डेफिशिएट डिमांड, ठीक है। और ये किस पॉइंट से डिस्कस होगा, यहाँ हमारी वाई हम ड्रॉ करेंगे। ये जो पॉइंट है ये पॉइंट इक्विलिब्रियम का है और यहाँ पे
ये पॉइंट जो है वो इक्विलिब्रियम का है और ये जो इसका गैप है ये क्या है, डेफिशिएट डिमांड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इन्होंने थोड़ी एक्सप्लेनेशन दी है, वो देखो। इन्होंने कहा है कि ये जो फिगर 1 है इसमें जो ADF लाइन है ये ऊपर वाली, ये क्या शो कर रही है, रिक्वायर्ड लेवल ऑफ AD, कि जितना हमें AD चाहिए था फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन में इकोनॉमी में, पर हमारा AD क्या है, इससे नीचे है, जिसको हम ये बोल रहे हैं ADP, मतलब जो कि है प्लान्ड AD, जो लोअर है फुल एम्प्लॉयमेंट, मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन पे ही इतना होना चाहिए था, पर हमारा AD कितना है, इतना। ठीक है, तो ये इन दोनों का जो गैप है ये रिप्रेजेंट कर रहा है डेफिशिएट डिमांड को। तो वो कह रहे हैं द वर्टिकल डिफरेंस बिटवीन ADF एंड ADP इज इक्वल टू EF, जो दोनों के बीच का डिफरेंस है ADP और ADF के, उसी को क्या बोल रहे हैं, वर्टिकल डिफरेंस को बोल रहे हैं डेफिशिएट डिमांड। तो यहाँ तक आपका AD वाला कंसेप्ट कंप्लीट होता है, इसको आप अच्छे से रिवाइज कर लेना। थैंक यू।